पास हीरे की खान, खोजता कहाँ तू नादान। पास हीरे की खान, खोजता कहाँ तू नादान। भारत जय विजय करे। जी हाँ, निराला जी ने कहा है, पास हीरे की खान, खोजता कहाँ तू नादान। अपने सामर्थ्य को, अपनी ताकत को, अपने पौरुष को आप पहचानने का प्रयास करें। पास हीरे की खान, खोजता कहाँ तू नादान, निराला जी ने कहा है। जी, इन्हीं पंक्तियों के साथ हम शुरू करते हैं। आज कुछ बातें बची हैं वर्णमाला में, और जो करा चुके हैं अभी तक उसके बारे में एक बार तेजी के साथ रिवीजन कराते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, वर्णमाला की सारी बातें आपको याद होना चाहिए। बस यह मेरी क्लास आप ध्यान से सुने, आपको वर्णमाला याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ध्वनि या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ध्वनि या अक्षर, तीनों में से एक जरूर आपको विकल्प में मिलेगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ध्वनि या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, मौखिक कहा जाए तो ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित कहा जाए तो वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी या बड़ी इकाई वाक्य। व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य। व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य। वस्तुतः हिंदी भाषा में दो प्रकार की ध्वनियां पाई जाती हैं। वस्तुतः हिंदी भाषा में दो प्रकार की ध्वनियां पाई जाती हैं। वस्तुतः हिंदी भाषा में दो प्रकार की ध्वनियां पाई जाती हैं। स्वर, व्यंजन। स्वर, व्यंजन। वस्तुतः हिंदी भाषा में ध्वनियां दो प्रकार की पाई जाती हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहेंगे? वे वर्ण जिनका उच्चारण किसी की सहायता से नहीं होता, यानी कि किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं होता। वे वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं उच्चारित होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11। मात्राएं कितनी हैं? तो ध्यान देना है, मात्राएं कितनी हैं? तो 10। प्रतीक रूप से मात्राएं कितनी हैं? 10। हिंदी में स्वरों की संख्या 11। मूल स्वर कितने हैं? 4। मूल दीर्घ कितने हैं? 3। सभी दीर्घ कितने हैं? 7। सभी दीर्घ कितने हैं? 7 हैं। अयोग वाक्य कितने हैं? तो 2 अंग और आ। अयोग वाक्य कितने हैं? 2 अंग और आ। उच्चारण के आधार पर स्वरों के नाम पूछे जाते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के नाम। आ या आ कंठ, ई या ई तालव्य, उ या उ ओष्ठ, री मूर्धन्य, ए ऐ कंठ तालव्य, ओ औ कंठोष्ठ, ओ औ कंठोष्ठ हो जाएगा। इसके बाद जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों के नाम पूछे जाते हैं। हर्ष आ, मध्य स्वर, दीर्घ आ, पश्च स्वर। जोड़े से फिर क्रम आएगा, ट्रिक बताए थे। ई या ई अग्र, ई या ई अग्र, उ या उ पश्च, ए ऐ अग्र, ओ औ पश्च। री को अलग से याद रखिए, अग्र में आएगा। ठीक है। इसके बाद मुख विवर के आधार पर स्वरों के नाम पूछे जाते हैं, मुखाकृत के आधार पर। ठीक है। विवृत स्वर दीर्घ आ, अर्ध विवृत ह्रस्व आ, ऐ औ, संवृत ई उ री, अर्ध संवृत ए ओ। अर्ध संवृत क्या है? ए ओ। वृत्तमुखी स्वर किसे कहेंगे? वृत्तमुखी स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठ गोलाकार हो जाए, उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहेंगे। उ ओ औ, आगत वाला आ, ओ औ, आगत वाला आ। इनको छोड़कर बाकी जो बचेंगे सभी आवृत्तमुखी स्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आवृत्तमुखी स्वर हो जाएंगे। ठीक है।
ये हुई स्वर की बातें जो हम लोग तेजी के साथ रिवीजन कर रहे हैं। इस क्लास को आप ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। आगे बात करते हैं व्यंजन की। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हम स्वर की सहायता लेते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हम स्वर की सहायता लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन में का चा टा ता पा, ये वर्गीय व्यंजन है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। का चा टा ता पा, का चा टा ता पा, याद रखिए, का चा टा ता पा। का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालव्य, टा वर्ग मूर्धन्य, ता वर्ग दंत, पा वर्ग ओष्ठ, पा वर्ग ओष्ठ। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, उस व्यंजन शा 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 हा। संयुक्त व्यंजन छात्रा ज्ञासरा, ये हो जाएगा। पंचमाक्षर आपके क्या है? पंचमाक्षर गा रा ना मा, ये पंचमाक्षर हो जाएंगे। पंचमाक्षर को नासिक व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, पंचमाक्षर नासिक। इसके बाद फिर अलग से भी पूछे जाते हैं वर्णों के नाम। या को क्या कहते हैं? या को तालव्य कहते हैं। रा को मूर्धन्य कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित। रा मूर्धन्य है, लुंठित या प्रकंपित है। ला को क्या कहेंगे? ला को दंत, ला को दंत कहा जाता है, ला को दंत। और पार्श्विक, ला को पार्श्विक भी कहा जाता है। वा को दंतोष्ठ, वा को क्या कहते हैं? दंतोष्ठ। ध्यान देना है, याद रखना है आपको। ठीक है, या रा ला, ये क्रमशः क्या है? तालव्य, मूर्धन्य, दंती। ठीक है, जो तीनों सा होते हैं उसके ठीक ऊपर लिखे जाते हैं, और वही तीनों सा के ठीक ऊपर जो लिखे जाते हैं वही नाम है। ठीक है, या तालव्य, रा मूर्धन्य, ला दंत। और रा को लुंठित या प्रकंपित, ला को पार्श्विक कहते हैं, याद रखना है आपको। हा को काकल या कंठ, हा को क्या बोला जाता है? काकल या कंठ बोला जाता है। हा को काकल या कंठ बोला जाता है। और तीन सा होते हैं तालव्य सा, पहला मूर्धन्य सा, फिर दंती सा। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा। ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है, और ये दंती सा है। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा। बहुत ही मोस्ट है, याद रखना है। ये सब आसान प्रश्न है, परीक्षा में आए तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, ये सब आसान प्रश्न है। आसान प्रश्न अगर आपके गलत नहीं होते हैं तब आप परीक्षा से बाहर नहीं होते हैं, आपका चयन हो जाता है। फिर आसान प्रश्न जब गलत करके आते हैं तब आपका चयन नहीं होता है। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा। हा को काकल या कंठ कहेंगे। ठीक है, इसके बाद का हलंत मूर्धन्य सा से छा, ता प्लस रा से त्रा, जा हलंत प्लस या से ज्ञा, तालव्य सा प्लस रा से स्रा। का हलंत मूर्धन्य सा से छा, ठीक है, का हलंत मूर्धन्य सा से छा, ता प्लस रा से त्रा, जा हलंत प्लस या से ज्ञा, तालव्य सा प्लस रा से स्रा हो जाता है। तालव्य सा प्लस रा से स्रा बन जाता है। ठीक है, याद रखना है ये सब सारी बातें। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन दो हैं। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कितने हैं? दो, डा और ढा है, जिनको बोलते समय हमारी जीवा ऊपर तरफ भागती है, इसीलिए उत्क्षिप्त कहते हैं। ठीक है, इनके उच्चारण में रा की ध्वनि मिलती है। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, ये वर्ण कभी भी शुरुआत में नहीं आते हैं। कहाँ पर? शब्द के शुरुआत में। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आएंगे, प्रारंभ में। ठीक है, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन हिंदी के व्यंजन हैं मूल रूप से। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन आपको संस्कृत में नहीं मिलेगा, इसलिए उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन किसी भी शब्द में अगर रहें तो 100% वह क्या होता है? बताइए, तद्भव होता है। ठीक है, तत्सम तद्भव क्या होता है? तद्भव होता है। आगे तत्सम और तद्भव का ट्रिक हम बताएंगे, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक हमारे पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद फिर। ठीक है, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन हो गए। इसके बाद संख्या की बात कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन 25, का से लेकर मा तक। स्पर्श व्यंजन 25, का से लेकर मा तक। स्पर्श व्यंजन 25 है, का से लेकर मा तक। मूल व्यंजन कितने हैं? तो 33। मूल व्यंजन 33, का से लेकर हा तक। याद रखना है, मूल व्यंजन 33। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ध्यान देना है, 35 है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35 है। 35 नहीं मिलेगा तो 39। ठीक है, 35 माना गया है, जो आयोग माना है।
ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। ऊष् व्यंजन 4। उत्क्षिप्त या द्विगुण कितने हैं? तो 2 हैं। उत्क्षिप्त या द्विगुण कितने हैं? 2 हैं। ये है संख्या की बात। इसके बाद अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष की बात कर लेते हैं तेजी के साथ। वे देखिए फिर से, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे मुख से प्राणवायु कम मात्रा में निकले, उस वर्ण को हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण। जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे मुख से प्राणवायु कम मात्रा में निकले, उसे हम क्या कहेंगे? अल्पप्राण। अल्पप्राण का ट्रिक हम आपको बताए हैं। अल्पप्राण का ट्रिक 135 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन। 135 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, अल्पप्राण। अल्पप्राण पहला, तीसरा, पांचवा। जैसे का वर्ग में देखेंगे तो का वर्ग में अल्पप्राण बताइए अगर पूछेगा तो का हो जाएगा, गा हो जाएगा, गा हो जाएगा। चा वर्ग में चा हो जाएगा, जा हो जाएगी, ऐसे पूछा जा सकता है। टा वर्ग में क्या होगा? टा हो जाएगा, डा हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, अड़ा। ठीक है। महाप्राण, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे मुख से प्राण वायु अधिक मात्रा में निकले, महाप्राण मतलब ज्यादा, अधिक मात्रा में निकले और हकार जैसी ध्वनि निकले, उसे हम महाप्राण कहते हैं। महाप्राण का ट्रिक है 24 प्लस ऊष् व्यंजन। 24 का मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। जैसे खा वर्ग में तो महाप्राण बताइए, दूसरा खा हो जाएगा, चौथा घा हो जाएगा, घा। ठीक है। चा वर्ग में जैसे पूछ लिया जाए तो महाप्राण क्या होगा? तो 24 मतलब दूसरे स्थान पे क्या आएगा? छा आ जाएगा, चौथे स्थान पे छा आ जाएगा। इसी प्रकार सभी वर्गों में हो जाएगा। अल्पप्राण हो गया, महाप्राण हो गया। अघोष, अघोष देखिए, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, अमान्य नहीं, स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण। ठीक है। वर्ग और वर्ण में अंतर है, वर्ण माने अक्षर। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण प्लस तीनों सा। ठीक है। इसके बाद सघोष या घोष, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन हो, सघोष निषाद में कंपन, उसे हम सघोष कहेंगे। सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा, याद रखना है। ठीक है। सघोष बराबर 345 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा, प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा। ये सारी बातें हैं जो हिंदी में पूछा जाता है, बहुत बहुत मोस्ट है ये सब वर्णमाला में। कुछ बातें बची थी, चलिए उसको देखते हैं। बोर्ड पर हम लिखेंगे इसलिए ताकि कोई टॉपिक छूटे ना और कम समय में ज़्यादा बातें आपको बता देना। 2 उद्देश्य है मेरा। उद्देश्य है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता देना और ताकि आप परीक्षा में अच्छा करके आपके लिए फलित हो। जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदी हिंदुस्तान। किसने कहा है? प्रताप नारायण मिश्र ने। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान है हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल साहब ने कहा है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,